बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs का सिलसिला जारी है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। और MCQs के इस डिस्कशन में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि हम वो सारे MCQs डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो इन MCQs को अगर स्टूडेंट आप लोग कर लेते हो तो एग्ज़ाम में इंशाल्लाह जो है वो किसी किस्म की आपको जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। तो सिलसिला शुरू करते हैं MCQs का। हमारे सामने इस वक्त जो आज का पहला MCQs है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए बहुत आसान सा MCQs है। अगर ये प्रॉपर्टी लेट से आपको नहीं भी पता है तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लीजिए, लेट से 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लिया। इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉन्जुगेट बताइए तो कॉन्जुगेट में क्या करते थे कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते थे। तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करो, ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे तो ये देखो क्या होगा बेटे, इमेजिनरी पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 6 आंसर आ जाएगा। तो यानी जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो आपको क्या मिला, आपको एक प्योरली रियल नंबर मिला। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया और रिजल्ट प्योरली रियल नंबर आया। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो। आपसे पूछें कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा। द आंसर इज प्योरली रियल नंबर, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए। तो कोई भी एग्जांपल आप जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे देखें आपको आइडिया हो गया। इसी तरह यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी जो है वो पूछी जा सकती है। तो जब सब्ट्रैक्शन का मामला आएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यानी प्योरली जो है वो इमेजिनरी नंबर जो है वो रह जाएगा। यानी अगर आपसे ये MCQs पूछ लिया जाए कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसी तरह से आप जो है कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लो। जैसे हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हो गया बेटे 3 - 4 आयोटा। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होती है ना सब्ट्रैक्शन में, तो क्या होगा, रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 आयोटा। ठीक है, तो क्या आया, फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर आया ना। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो प्योरली रियल नंबर आएगा। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सरसाइज जो है वो 2.1 से पहले आप लोग जो है वो देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 से पहले या 2.2 से पहले इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये लेक्चर के एंड पे मैं करूँगा वो कोशिश कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस भी कर लें। तो बहरहाल अभी इसको नोट कीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट MCQs, हमारे पास जो है एक बार फिर फैक्टोरियल से रिलेटेड चैप्टर अगर बात करें तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देखो हम बात करते थे बेटे फैक्टोरियल की कि अगर हमारे पास एक नंबर है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 2 को अपने से लेस तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक, 1 तक। 3 फैक्टोरियल अगर मैं कहूँ तो 3 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो 4 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक। ठीक है, रास्ते के सारे नंबर जो हैं वो उसका पार्ट बनेंगे। ये होता है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट।
तो अब आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो रहा है, ये n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, n मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, और ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि इधर देखो आप 2 × 1 था, तो आंसर अगर इधर से देखें तो क्या था 2 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 यानी इब्तदा अगर 3 से थी तो आंसर क्या था 3 फैक्टोरियल, ये 4 × 3 × 2 × 1 था, तो इब्तदा क्या थी हमारे पास 4 से, तो आंसर क्या था 4 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे यही तो सिलसिला हो रहा है, n+1 से इब्तदा हो रही है, n+1 से लेस नंबर होता है n से लेस नंबर होता है n-1, और ये सिलसिला जाता है 1 तक। तो इसका आंसर हमारे पास ये सबसे ग्रेटर नंबर है ना, यहाँ से इब्तदा हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा n+1 का होल फैक्टोरियल, यानी ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नोट करें बेटे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, स्किप करते हैं। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस की वजह से प्रोबेबिलिटी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का एमसीक्यूज आ गया। आर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, एस यानी आर्क लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, और थीटा के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आर्क लेंथ का बेटे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, S = r थीटा। ठीक है, तो इस वक्त हमसे जो है वो थीटा के बारे में पूछ रहे हैं। थीटा यकीनन बराबर हो जाएगा S/r के। अब आप जो है वैल्यूज पुट कर दीजिए। S यानी आर्क लेंथ, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, और R यानी रेडियस वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और साथ यूनिट क्या आएगी रेडियन, क्योंकि इस फार्मूले से जब भी आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो आंसर किस में होगा रेडियन में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/2 या 0.5 रेडियन भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो पहला ऑप्शन है 2 रेडियन, यकीनन नहीं हो सकता। 2 डिग्री में तो आता ही नहीं आंसर। ठीक है ना, ये देखें टेक्निकली आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो जब भी आर्क लेंथ का फार्मूला इस्तेमाल करते हो आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो थीटा जो है वो किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। इसी तरह 2 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा। तो 1/2 किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा ना, मैं अभी इसीलिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा ताकि उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको याद होगा कई सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। हमने जो है वो सबसे पहला केस जो है वो डिस्कस क्या किया था कि जिसमें हमारे पास 1 साइड और 2 एंगल्स है। फिर दूसरा केस हमने डिस्कस किया था 2 साइड्स और 1 एंगल था। उसके बाद हमने केस डिस्कस किया था जिसमें 3 साइड्स गिवन थी, जिसे हम हीरोज फार्मूला भी कहते थे। ठीक है, और उसके बाद एक साथ अगर ऐड कर लें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो हमने ड्राइव किया था। तो हमारे पास 3 फार्मूलाज बेटे इस केस के थे।
वन साइड के, यानी इन टर्म ऑफ ए, इन टर्म ऑफ बी, इन टर्म ऑफ सी। 3 फार्मूलाज जो है वो इस केस के थे। एक था हीरोज फार्मूला, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये आपके पास जो है वो 8 फार्मूलाज बनते हैं। ये सारे के सारे आपको जो है बेटे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूँ समझ लीजिए कि ये हमारे 8 MCQs हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता था जब भी हम किसी एक्सरसाइज की इब्तिदा करते थे कि आप पहला पेज जो है वो एक्सरसाइज की हेडिंग लिखकर आप छोड़ दीजिए और उस एक्सरसाइज में जितने इस्तेमाल होने वाले फार्मूले हैं वो सामने लिख लीजिए। उसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा, MCQs के लिए आपको मिलेगा। दूसरे एक्सरसाइज करते हुए आपको फार्मूला इधर उधर फिर तलाश नहीं करना पड़ता है। तो व्हेन वन साइड इज गिवन, तो वन साइड गिवन होती थी तो 2 एंगल गिवन होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, खाली क्वेश्चन को देखकर आपको पता नहीं चल रहा है इस MCQs में, खाली ये मैं कहूँ MCQ सॉल्व करो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो असल में जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शन आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। एक नज़र अगर आप देखें तो 2 साइड्स और 1 एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में से जो है व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन MCQs पूछा जा रहा है। तो जब 2 साइड्स और 1 एंगल की हम बात करते थे तो आप याद करो मैंने आपको किस तरह से सिखाया था कि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास जो है, अगर यहाँ पर मैं कहता था बेटे अगर अल्फा होगा ना तो A नहीं होगा, साथ क्या होगा B और C होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास जो है वो बीटा होगा तो फिर यहाँ B नहीं होगा, A और C होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में अगर यहाँ पर जो है वो गैमा होगा साइन के साथ तो फिर यहाँ पर जो है C नहीं होगा, A और B होगा। तो ये 2 साइड्स और 1 एंगल के फार्मूलाज जो हैं हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, देखो बीटा है तो B मौजूद है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर अल्फा है, A नहीं है, B और C मौजूद है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिस्टेक देख लीजिए, गैमा है ना तो C नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। बीटा है तो B नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इस MCQs में आप बाकी फार्मूलाज जितने भी हैं, बाकी केसेस भी हैं, वो रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ये तो था ना हमारे पास जब 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है, हमने जो डिस्कस किया था, बल्कि मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ कि जब एक साइड गिवन हो तो हाफ ऑफ A स्क्वायर हमारे पास साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो बाकी फार्मूलाज भी आप लोग यहाँ पर जो है वो लिख लीजिएगा, नोट करें ज़रा। तो ये फार्मूलाज किस तरह लिखने का तरीका बताया था कि देखो अगर यहाँ पर ये A स्क्वायर होगा या इन टर्म ऑफ साइड A होगा तो अल्फा नीचे आएगा, बीटा और गैमा ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर B स्क्वायर है, यानी इन टर्म ऑफ साइड B है, तो साइन बीटा बेटे डिनोमिनेटर में आएगा और अल्फा और गैमा जो है वो ऊपर आएंगे। ये वाला फार्मूला इन टर्म ऑफ साइड C है, तो गैमा जो है वो डिनोमिनेटर में होगा और अल्फा और बीटा जो है वो ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल इज गिवन। ये कौन सा केस हो गया, व्हेन 2 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन। तीसरा केस कौन सा था, वो हीरोज फार्मूला था, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जबकि S जो है वो किसके बराबर था, वो था A प्लस B प्लस C अपॉन 2 के, याद होगा आपको, ठीक है। और एक आखिरी फार्मूला हमने ड्राइव किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो आई थिंक किसी MCQs में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो यूँ समझ लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 MCQs हैं आपके सामने, ठीक है। तो बेहतर है कि इन तमाम फार्मूलाज को यहाँ नोट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप फार्मूलाज डिस्कस कर रहे हो तो एक नज़र से आपके ये सारे फार्मूले जो है वो गुजर जाएँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए बेटे और इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी कॉस अल्फा इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्टूडेंट्स कोसाइन लॉ के बारे में आई थिंक जो है वो बात हो रही है। जी बिल्कुल, कोसाइन लॉ के बारे में बात हो रही है। कोसाइन लॉ इन फॉर्म ऑफ एंगल जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। कोसाइन लॉ जो है आप लोगों को लिखवाया था इन टर्म ऑफ साइड ए, क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। इन टर्म ऑफ साइड बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। सी स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, यहाँ से अगर इन टर्म ऑफ अल्फा आपसे पूछ लें तो कॉस ये पूरी टर्म उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, और वहाँ से जो है ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से ये आपको बताया है कि आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। या चलें बता भी देता हूँ, एक काम ये करेंगे, अगर एग्जैक्ट एमसीक्यूज की बात करना चाहें ताकि किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसको आप उस तरफ ले जाएं पूरी टर्म को उठाकर, तो क्या बन जाता है 2bc कॉस अल्फा, और वहाँ से ए स्क्वायर को उठाकर इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, कॉस अल्फा किसके बराबर है, तो ये 2bc जो है अगले स्टेप में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाए। ठीक हो गया, तो कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से बेटे आपसे यहाँ से जो है अगर इन टर्म ऑफ कॉस बीटा पूछ लें तो इन टर्म ऑफ कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। अगर इसी एमसीक्यूज में आपसे जो है वो कॉस गैमा पूछ लेते तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली बस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कोसाइन लॉ की, अगर ये याद है तो आपसे अल्फ़ा बीटा और गैमा के हिसाब से भी अगर आपसे पूछते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह से समझाया भी था मैंने लेक्चर के अंदर। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल है कि आपको जो है वो ये अभी फ़िलहाल बारह नोट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर कोई नोट करना चाहे तो कोसाइन लॉ की ये दोनों फॉर्म्स आप लोग लिख सकते हैं। तो नोट करें बेटे, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा हमारे पास। हाँ, ये पहला वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये करेक्ट हो। नोट करें। सॉरी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27 इज। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो थर्ड एक्सरसाइज है ना हमारे पास, उसमें ये फार्मूला में बताया गया, लेकिन बहरहाल इस वक्त इस साल के हिसाब से अगर हम बात करें ना तो रिड्यूस सिलेबस में इसको जो है वो, चूँकि रिड्यूस सिलेबस हो चुका है तो शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। हार्मोनिक मीन तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, हार्मोनिक मीन तो शामिल है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या बताया था कि अगर बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी आपको हार्मोनिक मीन चाहिए तो फार्मूला क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है ना, आ सकता है ये एमसीक्यूज एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
इसी तरह ये नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन जो है वो चाहिए होता तो उसका भी ऐसे ही सिंपल फार्मूला था, वो था a+b/2। और अगर ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ लें बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b तो उसका फार्मूला होता है √ab। ठीक है, तो बहरहाल हमारे ये दोनों कोर्स में शामिल नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज डिस्कस कर दिए। फ्यूचर में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहरहाल अभी आप रेलिवेंट चीज़ जो है वो नोट करें, आपसे जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है नहीं पूछा गया है, तो आप जो है हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने पास कि हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स अगर फाइंड आउट करना है तो किसके बराबर होगा, हमारे पास 2ab/a+b। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 and 27, इसमें बहरहाल ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो करना भी चाहें तो वो मसला नहीं है ना, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला √ab। तो a जो है वो 3 हो जाएगा, b जो है वो 27 हो जाएगा। यहाँ पुट करके रूट निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नोट करना चाहें तो कर लें, जस्ट फॉर नॉलेज। वरना एग्जाम में नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो हार्मोनिक मीन आएगा। ठीक है ना, sin 180 डिग्री प्लस थीटा, रिडक्शन फार्मूला आ गया जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक्सरसाइज 10.3 के शुरू के जो 7-8 क्वेश्चन हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस प्रूफ के दिए गए हैं ना। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लीजिए, मेरी तरफ से तो यूँ समझ लीजिए कि एक पेपर में मौजूद है। ठीक है, sin 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे sin अल्फ़ा प्लस बीटा का। sin अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है sin अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा sin बीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर आप sin 180 डिग्री प्लस थीटा इसको आप एक्सपेंड करो तो sin अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब आप यहाँ पर sin 180 और cos 180 की वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, sin 180 हो जाएगा 0 और cos 180 हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह आप sin 180 प्लस थीटा है तो sin 180 माइनस थीटा भी जो है वो आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है cos 180 प्लस भी आ सकता है, cos 180 माइनस थीटा भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जितने भी यूँ समझ लीजिए रिडक्शन फार्मूलाज हैं इनमें से कोई भी MCQs बन सकता है। तो आपकी मेमोरी में बेटे ये सारे फार्मूलाज होने चाहिए, नोट करें। ठीक है, माइनस साइन थीटा ये ऑप्शन आप देख रहे हो, ये ऑप्शन करेक्ट है, नोट करें। तो ये बाकी फार्मूलाज भी जो है आप चाहें तो इस MCQs के साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर sin अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है तो sin अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, प्योरली फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं ना। तो sin अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, फिर cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा और माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। ठीक है ना, और इसी तरह से cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, फिर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये आपको जो है 6 MCQs की मैं बात कर रहा हूँ, ये 6 के 6 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2,3s कॉम्प्लेक्स नंबर से आ चुका, आई थिंक ऐसा MCQs हम ऑलरेडी पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, जिसे ऑर्डर्ड पेयर में a, b भी लिख सकते हैं, और आपसे कहा जाता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तो फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। तो फार्मूला क्या बताया था, a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है।
तो 2,3 का आपसे कह रहे हैं, बल्कि सॉरी, तो जनरली एमसीक्यूज भी आपसे जो है मतलब जनरल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और वो स्पेसिफिक पूछ लिया गया। तो इस वक्त जो है हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 2 है। जो पहला पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रियल पार्ट होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। जो बाद में लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, वो बी की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है ना। तो ए की जगह 2 पुट कर दीजिए और बी की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 2/13 और -3/13 आएगा। आई थिंक कैलकुलेट कर लें बेटे, मैं ऑप्शंस आपके सामने शो कर देता हूँ जी। ये देखिए जो मैं कह रहा था 2/13 और -3/13, ये आंसर आ जाएगा। बस इस फार्मूले में करना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले में ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 जो है वो पुट करनी है। नोट करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज सिंपल अलजेब्रा से रिलेटेड, 2 दफ़ा आई थिंक ये पास पेपर्स में रिपीट भी हो चुका है। 2 to the power x = 32, 2 to the power x = 32 और x की वैल्यू जो है वो इवेल्यूएट करनी है। तो सिंपल है, 2 to the power x = 32। इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। क्यों लिखा हमने 2 to the power 5? क्योंकि हम रूल जानते हैं कि इक्वेशन के दोनों जानिब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं। तो हम पावर्स को पावर से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x जो है वो किसके बराबर है, 5 के। तो इस MCQ का आंसर जो होगा वो 5 होगा। नोट करें बेटे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद अगली क्लास में जो है वो हम मज़ीद कुछ MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। जितना भी टाइम है एग्ज़ाम्स तक हम कोशिश करेंगे ये MCQs के सिलसिले को जारी रखें, ताकि एक तरह से आपका जो रिवीजन है वो होता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।